नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वरदान है फिजियोथेरेपी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज फिजियोथेरेपी पर हम बात करने वाले हैं और वो बातें जो आपके मन में भी हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपने भ्रम की तरह पाली हुई हैं, उन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर गौरव यादव, जो जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव यादव, बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर गौरव यादव, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि आखिर फिजियोथेरेपी है क्या, क्योंकि कई लोगों को भ्रम है। क्या ये एक मसाज होता है या फिर कुछ और होता है, या फिर आप हाथों पैरों को खींच कर कुछ ठीक कर देते हैं? एग्जैक्टली क्या है? ओके, मैं बताना चाहूंगा आपको कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी की इज अ फिजिकल वर्ड, जिसमें हम फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज करके हम हमारे जो मेन फंक्शन होते हैं मसल्स, जॉइंट्स और पेशेंट्स को मोबाइल रखना, कि वो कितने हद तक अपने सारे जो जॉइंट्स है उसके तरीके एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी का मेन फंक्शन है कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो पेशेंट है या जो भी व्यक्ति है वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करके रखे, या अगर समहाउ उनकी फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर हो रही है तो वो फिजियोथेरेपी चिकित्सा की सलाह ले सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी बेसिकली मैंने बताया जैसे कि हम फिजिक्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ अलग स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे कि उसमें हमें इलेक्ट्रोथेरेपी आता है, एक्सरसाइज थेरेपी आता है, मैनुअल थेरेपी आता है, और आजकल हमारी एडवांस फिजियोथेरेपी में कुछ और टेक्निक्स हैं जिनका इजाद हो चुका है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, आजकल ड्राई नीडलिंग्स हो गया, मायोफेशियल डिकम्प्रेशन हो गया और हाइड्रोथेरेपी है। इन सब टेक्निक्स हैं जो कि लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। इनके थ्रू हम स्पेशली स्पोर्ट्स जैसी फील्ड हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गया, ऑर्थोपेडिक कंडीशन है या घुटने जोड़ों के दर्द है, इन कंडीशनों में फिजियोथेरेपी का काफी उपयोग है। बिल्कुल, तो फिजियोथेरेपी आपके हड्डियों को भी ठीक करती है, आपके जॉइंट्स को भी ठीक करती है, और जैसे कि अलग अलग चीज़ें बता भी रहे हैं डॉक्टर गौरव यादव, काफ़ी हद तक लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी होता रहे। बहरहाल गौरव यादव, जिस तरह से आपने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया, और मैं दर्शकों को बार बार बता भी रही हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ये अलग टेक्निक है, क्योंकि थेरेपी के नाम से अलग अलग थेरेपीज हैं। एग्जैक्टली अभी मेडिकल अगर साइंस में देखा जाए तो मल्टीपल थेरेपीज हैं। जैसा देखा हम बताया जा रहा है कि थेरेपीज है, टच थेरेपीज है, सहज थेरेपी है। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि हर थेरेपी इज जस्ट अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो थेरेपी, लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी। तो हर थेरेपीज का एक अलग तरीके से हम उपचार किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी इन सब चीज से अलग है। जैसे रेगी थेरेपी बहुत कॉमन है, नेचुरोपैथी है, ये भी एक प्रकार की थेरेपी ही है। तो फिजियोथेरेपी में हम मेन चीज यही है कि हम एक्सरसाइजेस और कुछ मैनुअल टेक्निक्स हैं जिनका हम उपयोग करके पेशेंट को सही करने तक, काफी हद तक सही करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर गौरव, ये भी बताया जाता है कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर आपकी कोई पार्ट आपकी बॉडी का कोई वर्क नहीं करता है तो उसमें भी फिजियोथेरेपी कारगर होती है? जी बिल्कुल। अगर जैसे कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन है, जैसे आरटीआई हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो स्पेशली इन कंडीशन में क्या होता है, समटाइम्स अगर बोन अगर फ्रैक्चर है या फिर मसल स्ट्रेन है, स्प्रेन है, तो इन जो समस्या है इनमें फिजियोथेरेपी का काफी अच्छा रोल है। मैं जैसा आपको बताना चाहूंगा कि फ्रैक्चर में अगर हम फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट इमरजेंसी जाके ऑर्थोपेडिशियन के पास जाता है, देन उनका फ्रैक्चर का रिडक्शन किया जाता है। फ्रैक्चर है तो उनको प्लास्टर काट पीओपी लगा दिया जाता है। तो लोगों को पता नहीं होता है कि फिजियोथेरेपी का उसमें क्या रोल है। एक ऑर्थोपेडिशियन के काम होने के बाद फिजियोथेरेपी का रोल स्टार्ट होता है कि फिजियोथेरेपी हम इसलिए करते हैं ताकि जो उस एरिया जहां पे फ्रैक्चर हुआ है वहां पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, तथा जो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है वो और मसल स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में, जैसा मैं बताना चाहूंगा कि मसल स्ट्रेन हो गया या मसल के फाइबर ब्रेक्स होते हैं या फिर लिगामेंट इंजरी होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम स्पोर्ट्स में देखा जाए तो जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और कबड्डी, इन सब गेम्स में ये इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में भी फिजियोथेरेपी का काफी रोल होता है। दवाइयां, ओरल मेडिकेशंस, इनके अलावा भी फिजियोथेरेपी इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि एक पर्टिकुलर अगर रीजन पे हम, जैसे अगर एग्जाम्पल हम नी जॉइंट का लेते हैं, तो वहां पर यह रहता है कि इंसान अगर उसको इंजरी है तो इंसान मेडिकेशन खा रहा है, सप्लीमेंट्स ले रहा है, बट एक्सटर्नली वो क्या ले रहा है? तो फिजियोथेरेपी इज जस्ट अ बेसिकली इन्वेसिव टेक्निक्स, जिसमें हम हमारी कुछ थेरेपीज होती हैं, जैसे सिकाई जैसे लोगों को भ्रांतियां हैं इस चीज के लिए कि सिकाई कर लेते हैं तो हमारा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिकाई इज जस्ट अ मेथड कि हम उस एरिया पे अप्लाई करते हैं ताकि वो जो पोर्शन का मसल है वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है इंक्रीज हो जाए। उसके बाद हमारी कुछ इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज होती हैं जो हम पेशेंट्स को अप्लाई करते हैं ताकि जो उस एरिया की जो टिश्यूज में इंजरी है वो हील हो जाए।
तो कुछ ग्रेड्स रहती है, उसके अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपी का महत्व होता है कि किस प्रकार की इंजरी है तो किस प्रकार का फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, यानी आपने ये बताया कि अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपको हुई है तो और आप साथ में फिजियोथेरेपी लेते हैं तो वो टिश्यूज भी रिकवर जल्दी होने लगते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, यहाँ हमने बात की जिस तरह से आपने बताया कि फिजियोथेरेपी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ जिन लोगों को, जिन सीनियर्स को, जिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका वेट ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है, उसके बाद उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, वर्क नहीं कर पाते हैं और मसल्स पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक्टिविटीज़ कम होती है तो काफ़ी ज़्यादा हद तक चीज़ें आपकी मसल्स को भी इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी फिजियोथेरेपी काम करती है, और करती है तो कैसे और किन लोगों को ये देना चाहिए? जी, बहुत सही क्वेश्चन किया। आजकल मैं बताना चाहूंगा कि जो इंसान है, जो व्यक्ति हैं, जो भी इनका सिटिंग वर्क ज्यादा है, तो उनका क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। इसलिए अगर हम बच्चों की बात किया जाए तो जो हमारे बच्चे एडोलेसेंट्स वाले बच्चे हैं, जो हमारे 11 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, स्पेशली इनमें आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनको उपयोग करने में ज्यादा रुचि आने लग गई है। इंस्टेड ऑफ ग्राउंड में जाके खेलना, वो घर पे जाके मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो चुकी है। तो वो अपना बस उन्होंने डाइट लिया, देयर ही इज कंटिन्यूअसली स्टडीइंग एंड वो घर पे गेम खेल रहे हैं सिटिंग वर्क में। तो इस वजह से क्या होता है, उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उस पर इफेक्ट होता है। इस प्रकार से जो बच्चों की ग्रोथ होती है, उनका बॉडी स्मार्ट इंडेक्स हो गया, उनकी हाइट हो गई, इन पर भी काफी हद तक फर्क पड़ता है। तो हमारा ये मेन मकसद रहता है कि हम बच्चों को यह बताएं कि आपको फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाहर बच्चों को इसलिए गार्डन भेजें इंस्टेड ऑफ कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गेम खेलने की उनको सजेस्ट कर रहे हैं, तो उनको एक्टिव इसलिए रहना ताकि हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है हमारा वो मेंटेन है। उसकी वजह से हम जो डाइट ले रहे हैं, जो हम फाइबर, फैट्स, प्रोटीन, वो सब तरीके से डाइजेस्ट हो और प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस प्रकार से फिजियोथेरेपी हम करेंगे तो हमारा वेट रिडक्शन में काफी हेल्प होता है। और अगर हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो बुजुर्गों में क्या रहता है, एक एज के बाद, स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल ज्यादा प्रोन होती है अपने लोअर एब्डोमेन एरियाज में फैट डिपोजिशंस के लिए। तो उस चीज में भी क्या रहता है कि फीमेल्स को काफी हद तक एक्टिव रहना चाहिए, अपने कुछ एक्सरसाइज है उसको फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफली जो फीमेल्स रहती है मोस्टली सीजेरियन केसेस में होता है, तो उनकी जो लोअर एब्डोमेन मसल्स होती है वो काफी हद तक वीक हो जाती है। उसकी वजह से क्या रहता है, वहां पे फैट डिपोजिशन होता है और धीरे धीरे लापरवाही की वजह से वो फैट बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो महिलाओं को एंड आजकल तो पुरुषों में भी देखा जाता है कि उनमें उनका घुटनों का दर्द, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो बहुत कॉमन हो चुका है आजकल हमारी समाज में, उस चीज से उनको तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो हमारा मेन मकसद है कि हम उनके वेट रेजिमेंट पे काम करें, किस प्रकार की एक्सरसाइज करना चाहिए, किस प्रकार की दिनचर्या अपनानी चाहिए, ये हम फिजियोथेरेपी के द्वारा उनको समझाते हैं। बिल्कुल। तो हम देखते हैं खासतौर पर जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, एक एज के बाद आप 60 क्रॉस करते हैं, आपके घुटने प्रॉब्लम करने लगते हैं, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगता है, और कई बार तो हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड भी इफेक्ट करता है कई हद तक, फिर आप झुककर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें भी हम देख रहे हैं इन दिनों, डे बाय डे 60 के बाद ही लोग इस मामले में वीक होने लगे हैं। तो डॉक्टर गौरव, क्या ट्रीटमेंट आप देते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, और जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर घुटने में प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, पेन ज्यादा हो रहा है, तो आपको किस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए? आप डॉक्टर गौरव यादव सभी के पास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनको और क्या करना चाहिए? अगर वो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या कर सकते हैं वो? जी, मैं बिल्कुल इस शो के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो घर में बैठे लोग हैं जिनको घुटनों की समस्या है, या अगर हम प्रिवेंशन मेजर्स पे बात करें, या समस्या कुछ एज में आने की, जैसे आपने बताया कि 60 साल की उम्र में के बाद जो समस्या है बढ़ जाती है, तो अगर हम 30 या 35 की उम्र में ही हम समझ जाते हैं कि इस समस्या से किस तरीके से निजात पाया जाता है, तो हमें कुछ एक्सरसाइज है जो फॉलो करना चाहिए। मैं जनरली करूंगा कि आपको वेट जो मैनेजमेंट है उसमें काफी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पेशली घुटनों की समस्या की बात करें तो उसमें वेट का काफी हद तक, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आपके जॉइंट्स पे वेट बढ़ेगा, तो जो जॉइंट की स्ट्रेंथ है वो हमें एक्सरसाइज के थ्रू करनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी इस माध्यम से मैं आपको डेमोस्ट्रेट तो नहीं कर पाऊंगा, बट कुछ एक्सरसाइज जैसे कि हम स्टेशनरी साइकिलिंग है, हम साइकिलिंग करें और साइकिलिंग करें, कुछ हम एक्सरसाइज रहती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रहती हैं। आप पैर को जनरली, अगर आप घर पे सिटिंग वर्क है तो उनकी जनरली मूवमेंट करते रहें, जो अपना जॉइंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन है वो आप मेंटेन रखें। आप कुछ एक्टिविटीज, अगर आप नाइट वॉक पे जा रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं,
तो वो आप मेंटेन रखें, ताकि जो आपका वेट रिडक्शन है या वेट मेंटेनेंस है वो प्रॉपर रहेगा। और जो जॉइंट्स में एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, और उसके अलावा अगर आपको तकलीफ है या आपको प्रिवेंशन करें, तो आप एक जरूर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। बिल्कुल, तो अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि आप सिर्फ ये सोचते रहें कि वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। और आप दवाइयां लेंगे पेन किलर, तो उससे भी आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि पेन किलर भी एक हद तक काम करती हैं। उसके बाद आपको अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, यानी जो खेल कूद ज्यादा करते हैं, खिलाड़ियों की तो बात हम कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ हम जो जिम में वर्कआउट करते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो काफी जो बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छे खासे चंगे हैं, होस्ट पुष्ट हैं, एब्स पर वर्क कर रहे हैं, शोल्डर पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जाकर जब वो बहुत ज्यादा वेट उठा लेते हैं या कोई ऐसी चीज स्टेप को मिस कर देते हैं, वहां उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जिम में काफी लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छी बॉडी होती है, मस्कुलर बॉडी होती है, काफी फिट, हमको वो बाहर से दिखते हैं, बट इंटरनल उनको काफी इंजरीज होती है। क्योंकि क्या रहता है, जिस तरीके से वो अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं या अगर ट्रेनर उनको जिस तरीके से वो वर्कआउट जिम में कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि हमें किस मसल पे वर्क कर रहे हैं और किस इंटेंसिटी में हमें काम करना चाहिए और कितना वेट से हमें स्टार्ट करना चाहिए। आजकल हम यंग हमारी जो जनरेशन उनको देखा जाता है, उनको जिम का काफी क्रेज है। एग्जैक्टली, तो क्रेज में वो होते हैं कि तुरंत जिम जाते हैं और फटाफट फर्स्ट डे गए और आप फटाफट आपने ये कर लिया, आपने क्रंचेस कर लिए, आपने ट्रेडमिल कर लिया, आपने ये कर लिया, एंड नेक्स्ट डे ये लाइक कि उनको काफी दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, फिर वो 3-4 दिन बाद जाने छोड़ देते हैं। तो उनका क्रेज जो रहता है वो एक प्रकार से दर्द में खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी भी इसमें काफी कारगर है, क्योंकि आजकल जितने भी लेटेस्ट जिम है और जितनी भी फेमस जिम है, वहां पर एक फिजियोथेरेपिस्ट को रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट देखता है कि किस प्रकार से किस मसल्स पे हमें काम करना है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, तो गजनी मूवी आई थी हमारे आमिर खान जी की, तो उन्होंने भी, उनके एक फिजियोथेरेपिस्ट है पर्सन, उनको काफी हद तक उनकी आप बॉडी देखिएगा, उनका फिजिक्स काफी बढ़िया था। तो उसमें एक ट्रेनर, फिजिकल जो ट्रेनर है उसकी तो बात थी, उसके अलावा फिजियोथेरेपी का भी काफी महत्व है। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मसल्स को कितना वेट लेना है, कितना उस मसल की कैपेसिटी है, कितना रिपीट करना है, क्या स्ट्रेंथ पे हमें वर्कआउट करना है, किस एंगल पे हमें काम करना है। तो इन सब चीजों का हमें जिम में बहुत ध्यान रखना है। और स्पोर्ट्स की आप बात करें तो स्पोर्ट्स में भी काफी महत्व, क्योंकि स्पोर्ट्स अगर हम जनरल लोगों की बात करें तो जनरल लोग चलना फिरना घूमना, अपने जो डेली दिनचर्या है उस पर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी बॉडी की इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में खिलाड़ी को अपनी बॉडी की क्षमता से कम 100% ज्यादा अपना आउटपुट देना पड़ता है। तो उस प्रकार से खिलाड़ी को अपनी बॉडी पर भी उसी प्रकार से वर्क करना पड़ता है कि अगर वो कोई भी हाई इंटेंसिटी गेम खेल रहा है या लो इंटेंसिटी गेम खेल रहा है, तो उसकी बॉडी उसके साथ कॉप अप करे और कोई भी प्रकार की जो मस्कुलर इंजरीज हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, लिगामेंट प्रॉब्लम्स हैं, उससे हम उसका काफी हद तक निजात दिला सकते हैं। बिल्कुल, तो हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं फिजियोथेरेपी काम कर रही है, और चाहे वो स्पोर्ट पर्सन्स हो, चाहे आप जिम में वर्कआउट करने वाले हों, आपकी एज ज़्यादा है या फिर आप यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, हर क्षेत्र में फिजियोथेरेपी काम कर रही है। क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखा है कि मसल्स पेन हुआ, घर में मसाजर ले आए, आपने मसाजर से मसाज करना शुरू कर दिया, वाइब्रेशन होता है, आपको लगता है कि आप ठीक फील कर रहे हैं, लेकिन उसकी आपको हैबिट हो जाती है। ये भी हमने देखा है कि काफ़ी लोग फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। एक तरह का बेड भी हमने देखा है कि वो वाइब्रेशन वाला बेड यूज करने लगते हैं और सोचते हैं कि इससे आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है और अब आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। तो ये जो थॉट्स हैं, ये कितना ठीक है? ये थॉट्स बहुत गलत है एक्चुअली। मैं यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस करना चाहूंगा और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसा मैम ने बताया कि आजकल बहुत चलन में है कि एक बेड मिलता है। मैं उस कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, बट मैं इस शो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्पेशली आज ऑल ओवर इंडिया लोग वो बेड लेने लग गए हैं, क्योंकि इस बेड में क्या होता है, कुछ हीटिंग पैरामीटर्स होते हैं। आप लेट जाते हैं, उसमें वो रोलिंग करते हैं, जो आपकी स्पाइनल की जो मसल्स होती हैं, आपको बॉडी को काफी अच्छे से रिलैक्स फील करवाते हैं। तो रिलैक्स फील करना और किसी इंजरी से निजात पाने में बहुत डिफरेंस है। जैसे आपने बताया कि घर पे अगर मसल इंजरी होती है तो लोग मालिश करने लग जाते हैं या फिर घर पे मसाजर ले आते हैं और वो मसाज करते हैं, दे फील वेरी गुड। मसाजर का इफेक्ट रहता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन पे मसाज करते हैं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है।
तो उसकी वजह से क्या रहता है, आपको कुछ समय के लिए आपको वहां पे रिलैक्सेशन फील होता है, बट ये रिलैक्सेशन आपकी जो बीमारी है और आपकी जो तकलीफ है इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है कि सालों साल मसाजर यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ किसी फिजियोथेरेपी पर कंसल्ट के अलावा घर पे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, घर पे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप ऑइंटमेंट टॉपिकली आप ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप ना करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक जरूरी चिकित्सीय सलाह लें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। आपको क्या, क्योंकि क्या है, इनिशियल कंडीशन में तो वो ठीक है, काफी हद तक ठीक रहता है कि आप मसाजर के थ्रू या आप ये जो जिम जो आजकल मार्केट में चल रहा है कि आप बेड है उसमें आपकी सिकाई होती है, गर्म लगता है आपको अच्छा लगता है, बट अगर एक क्रोनिक स्टेज में होता है तो इस तरह से काफी कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं। अगर मैं आपको न्यूरोलॉजिकल की बात करूं, जैसे बैक पेन आपने बताया कि स्पाइन इंजरी में है, तो बेड पे लेट जाते हैं, मसल रिलैक्स हो जाती है, आपको आराम मिल जाता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि वो टेम्परेरी आराम के लिए आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज करेंगे तो आपको आगे जाके सर्जरी जैसी नौबत आपको आ सकती है। तो आप सीरियस है, एग्जैक्टली ये बहुत सीरियस है। तो आप ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है और आपको क्या तकलीफ हो रही है, किस कारणों से हो रही है। तो आप एक बार जरूर चिकित्सीय सलाह लें हम फिजियोथेरेपिस्ट से, क्योंकि अगर आप इस पर लापरवाही करेंगे तो आपको ऑपरेट जैसी कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि हर बीमारी का एक स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज में आप लापरवाही करेंगे तो फिर फिजियोथेरेपी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो हर लिमिटेशंस को क्रॉस ना करें। बिल्कुल, तो एक हद तक आप अपना जो लापरवाही कर रहे हैं उसे कीजिए, लेकिन अंततः आपको उसका ट्रीटमेंट एक्चुअली कराना ही है, तो आप पहले ही क्यों ना करा लें। ये सोचकर आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, और अगर चाहे तो आप गौरव यादव से भी सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर गौरव, अब हम फिजियोथेरेपी में ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली फिजियोथेरेपी मतलब अगर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो वर्क कैसे करेगी, और किन किन चीजों पर फिजियोथेरेपी वर्क करती है। पेन्स का आपने बताया, जॉइंट्स का आपने बताया, हम बॉडी के हर पार्ट में हम देखें जहां पर आपको मसल्स पेन है, आपको जॉइंट पेन है, आप फिजियोथेरेपी आप रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ इस चीज के लिए फिजियोथेरेपी ही काम करेगी, जी क्या है वो? तो मैं बताना चाहूंगा आपको है पेशेंट को हम किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से जो पेशेंट का हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है, किस प्रकार से उसको रिजेनरेट करके पेशेंट को मोबाइल करके पेशेंट को इंडिपेंडेंट करना है कि वो अपनी डेली जो दिनचर्या उसकी छूट चुकी है उस पर वो वापस रिटर्न आ सके। तो स्पेशली न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो लोगों में अभी भी भ्रांतियां हैं कि घर पे मालिश कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपको मालिश करनी है तो आप एक बार जरूर फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, उसके बावजूद ही आप मालिश करें। घर पे अगर कहीं पेशेंट होते हैं जो पैरालिसिस होते हैं, कोमा में होते हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा तो पेशेंट को कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बेड सोर्स हो गया, लेटे लेटे उनको घाव बन जाते हैं उनके शरीर पर, या फिर उनके शरीर एक अगर काम नहीं करता तो एक ही पोजीशन में रहकर उनका जॉइंट फ्रीज हो जाता है, तो वो रेंज ऑफ मोशन नहीं आ पाती है। तो फिजियोथेरेपी का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बहुत ज्यादा उपयोग है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा भी कहीं प्रकार पे लगता है कि आपको आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, सुन्न हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, तो एक बार जरूर आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपकी समस्या वो समझ सके और उसको आपसे निदान प्रदान करें। डॉक्टर गौरव, ये जो आपने बताया कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में ज़्यादा होता है, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं आप और हम बहुत ज़्यादा सिटिंग वर्क हमारा रहता है, और सिटिंग वर्क में स्पाइनल कोड हुआ, नेक की तरफ जो पेन होना शुरू हो जाता है, और ये बना ही रहता है क्योंकि आप वर्किंग लोग हैं, ज्यादा हम नहीं मूव कर सकते। तो क्या उसके लिए करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे उसके लिए? जी बिल्कुल, आजकल आपने बताया कि हम लोग अगर हम यंगस्टर की बात करें या फिर जो लोग प्रोफेशनली हैं, जो जॉब करते हैं, घंटों सिटिंग बैठे बैठे काम करते हैं, तो उनके लिए ये मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर बैठे हुए हैं तो एटलीस्ट 45 मिनट के बाद आप उठें, और जेंटली आप अगर चाहे तो आप कॉफी पिए या हल्का सा बॉडी को स्ट्रेच करें, और आपकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो आप करते रहें। जनरल स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस रहती हैं जो आपकी दिनचर्या में आपको अपनाना है। अगर आप कंटिन्यू बैठे रहेंगे तो आप एक जगह पे बैठते हैं तो कंटिन्यूसली वहां पर उस पर्टिकुलर हमारे बॉडी के पोर्शन पर इफेक्ट पड़ता है, तो वहां के जो मसल्स हैं या जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हैम्पर होता है। उस वजह से वहां पे झंझनाहट, मसल का सुन्न हो जाना, या आपको बहुत तीव्र तरीके से शूटिंग पेन होता है।
और अगर आप ऐसा कंटिन्यू काफी ईयर तक करते रहते हैं तो ये काफी गंभीर समस्या में हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, स्लिप डिस्क हो गया है या बैक पेन हो गया, नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इस प्रकार की समस्याएं काफी आजकल पेशेंट में देखी जा रही है। इवन मैं बताना चाहूंगा कि यंगस्टर्स में ज्यादा समस्या देखी जा रही है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आप ये सुनिश्चित, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी बॉडी का ऑप्टिमम पोस्चर क्या है। तो उसके लिए आपको ये बहुत पता होना जरूरी है कि आपका आइडियल पोस्चर क्या है, सिटिंग में आपको किस आइडियल पोस्चर में बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिटिंग जॉब है तो, और अगर आपका स्टैंडिंग जॉब है तो आपको किस आइडियल पोस्चर में स्टैंड तरीके से रहना है। क्योंकि अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे, हम लोगों को लगता है कि अगर हम बैठे हुए हैं तो हम लोग कोई सा भी पोस्चर या फिर हम लोग बैड पोस्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। टेम्पररी कुछ सालों के लिए हमें काफी अच्छा लगता है कि यार वी आर वेरी रिलैक्स्ड, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बट हमें वो समझ नहीं आता है। बट अगर ये धीरे धीरे चलता जाता है इसी प्रकार से, तो वो आगे हमारी जो हड्डियां रहती हैं, हमारी जो मसल्स रहती हैं, हमारे जॉइंट्स रहते हैं, इनमें ये विकृति उत्पन्न कर देता है, जिसको हम डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। इस प्रकार की डिफॉर्मिटी आगे जाके हमें बहुत सारी तकलीफें निजात करती हैं, जैसे कि हमारा नेक पेन, बैक पेन। और इसलिए आपको हमें चाहिए, हमें इनिशियल अगर प्रिवेंशन पे काम करें तो तकलीफ से काफी हद तक निजात मिलती है। और अगर आप लेटर ऑन आते हैं तो आप बिल्कुल, अगर आपको समस्या है और अगर दवाई खा के आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप पेन किलर पर ही निर्भर है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और वहां पे जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं, आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। एक क्वेश्चन ये भी है कि जब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी को पेन स्टार्ट हुआ है, वो काफी लंबे समय से सफर कर रहा है उस चीज को, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचता है, तो कितना समय लगता है उसको उस चीज से छुटकारा दिलाने में आपको? जैसे आपने बताया कि लंबे समय से अगर पेशेंट उपदर्द से है, तो जितना, जैसे मैंने बताया कि अगर इनिशियली स्टेज पर हम कोई भी बीमारी को फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो उसका हमें रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होते हैं। और कुछ अगर हम क्रोनिक कंडीशन से काफी टाइम से अगर पेशेंट को दर्द है तो उसमें निजात मिलती है, पर थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंट्स को हम ये मोरली सपोर्ट करते हैं कि अगर आप कोई भी क्रोनिक कंडीशंस है तो आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम तक पेशेंस रखें। आप ऐसा नहीं है कि आप आज अपने फिजियोथेरेपी का एक सेशन लिया और आपको आज तुरंत, जैसे आप दवाई लेते हैं तो आपको दवाई में कुछ घंटों के लिए आपको आराम मिलता है, उसके बाद वो आपको सेम इंटेंसिटी में दर्द होने लग जाता है। तो हम लोग भी फिजियोथेरेपी में रहता है कि अगर क्रोनिक कंडीशन है तो पेशेंट्स को इनिशियली आराम मिलता है, जैसा अगर वो ऑरल मेडिकेशन ले रहा है, लेटर ऑन वही नेक्स्ट डे की इंटेंसिटी में होता है। अगर फिजियोथेरेपी को हम कंटिन्यूएशन में अगर 1 मंथ 2 मंथ अगर लेते हैं, या डिपेंड करता है कि कितनी सिवेरिटी ऑफ डिसीजेस है, तो फिजियोथेरेपी काफी इफेक्टिव होती है और पेशेंट को काफी हद तक आराम लगता है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे ओल्ड एजेस हैं, लोग हैं, उनके स्पेशली जीरियाट्रिक केसेस में बताना चाहूंगा कि लोग को जनरली तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द हो गया, हाथ पैरों में दर्द हो गया, बहुत वीकनेस लगती है, तो उनको फिजियोथेरेपी अपनाना चाहिए दिनचर्या में। और अगर आप रेगुलर भी फिजियोथेरेपी लेंगे, सुबह शाम 2 टाइम अगर आप 24 घंटे में ले रहे हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं है आपका। बट हाँ, ये है कि आप एक एक्सपर्ट फिजियो से सलाह लेकर ट्रीटमेंट लें तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और आपकी काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स है, जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, उनको काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप ऐसा सोचें कि बिल्कुल एक क्लिक के जैसा आपको फील होने लगे एक सेशन के बाद, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा समय पेशेंस रखना होगा और साथ ही उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना फिजियोथेरेपी में शुरू हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जो हमारे व्यूअर्स खासतौर पर स्टाइलिश लुक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हाई हील्स पर गर्ल्स ज़्यादा फोकस करती हैं, जो स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, अपने पैरों को सुंदर दिखाने के लिए हील्स कैरी करती हैं, स्टाइलिश शूज़ हम देख रहे हैं, पैर फिट नहीं हो रहा फिर भी हम उसमें शूज़ लेकर जा रहे हैं, वहाँ की मसल्स भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हमने देखा है गर्ल्स की कंप्लेंट्स बाद में एक वक्त के बाद आती हैं कि हमारे टोज में पेन होने लगा है, हमारे एंकल में पेन होने लगा है और उसकी वजह से उनके पैरों में भी मसल्स में पेन होने लगता है। ये एक हद तक जाके फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इसका इलाज तो है, लेकिन आप अपने आप को खुद ही तकलीफ दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। जो हमारा यूथ है, स्पेशली फीमेल्स का देखा जाए या फिर मेल को देखा है, जो कि हाई हाइट वाले शूज़ या फिर हाई हील्स पहनते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर हील्स पहन रहे हैं तो आप ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि आप लॉन्ग टाइम के लिए उसे ना पहने। कुछ टाइम के लिए अगर आप पहन रहे हैं तो वो ठीक है, मगर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए उसे पहन रहे हैं तो मेटाटार्सल्जिया हो गया, प्लांटर फैशाइटिस हो गया, कैल्केनियम स्पर है, इस प्रकार की कुछ ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हैं
जिसमें पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफ होती है। इनिशियली तो पेशेंट्स को कुछ ईयर्स में फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर आने वाले ईयर्स में है तो वो तकलीफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो पेशेंट्स को सुनिश्चित करना है कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इन चीज़ों का उपयोग में ना लाए। अगर ला रहे हैं तो कुछ समय के लिए पहने, उसे उतारें। और आप अगर आपको तकलीफ होती है और आपको प्रिवेंशन अगर तौर पे काम करना है तो आप एक जरूरी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, और आपको फिजियोथेरेपी लेंगे तो आपको इन सब बीमारियों से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। बिल्कुल, यानी कंटिन्यूअसली आपने हील्स कैरी किए हुए हैं और अब आपको दर्द हो गया है, अब आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट किया जाए, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर इस बात को आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बता सकते हैं और इस मामले में आपको अच्छे सजेशन मिलेंगे। और खासतौर पर वो गर्ल्स या वो बॉयज जो आजकल स्टाइलिश शूज की वजह से अपने पैरों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, खासतौर पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। गौरव यादव, आप कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी के मामले में? मैं दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा कि आज हमारे समाज में एक चीज है कि सिकाई। लोग स्पेशली डॉक्टर्स भी हैं कि जनरली, क्योंकि फिजियोथेरेपी अपने आप में एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है, तो लोग जो इलेक्टरेट लोग हैं या जो गाँव में रहते हैं, जो रूरल सिटीज़ में रहते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है। तो जनरली वो सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ सिकाई है। सिकाई नहीं है फिजियोथेरेपी। सिकाई एक पार्ट है फिजियोथेरेपी का। और अगर कई लोगों को ये होता है कि सिकाई करवानी है तो हम घर पे भी सिकाई कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सिकाई ही फिजियोथेरेपी नहीं है। फिजियोथेरेपी के अंदर सिकाई एक पार्ट होता है जो कि हम पेशेंट्स को जनरली देते हैं। तो अगर आप ये भ्रांति रखते हैं तो इसको बिल्कुल आप यहाँ पे सुनिश्चित करें कि फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिकाई करके ही आप अगर हर चीज़ का बीमारी का इलाज कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। आपको फिजियोथेरेपी लेना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी में आप किस प्रकार की सिकाई करनी है, चाहे वो आपको गर्म सिकाई करनी है या आपको ठंडी की सिकाई करनी है, इस चीज का नॉलेज आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके लें, तो आपको काफी हद तक आपकी दर्दों से आपको निजात मिलेगी। बिल्कुल, और अब तक जो आप ठीक नहीं कर रहे होंगे वो आप ठीक से करने लगेंगे, ये भी एक बात है, क्योंकि जब स्पेशलिस्ट आपको सलाह देते हैं तो काफी सोच समझकर और सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद आपको सलाह दी जाती है। डॉक्टर गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वरदान है फिजियोथेरेपी, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब आप हद से ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहाँ जाया जाए, पेन के मामले में, जॉइंट पेन के मामले में, दर्द के मामले में, मसल्स पेन के मामले में, तो फिजियोथेरेपी आपके काम जरूर है।